हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। वो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो है ना वो आप तक आ सके। जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। हर चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। 11th 12th में जाने के बाद क्या होता है कि जैसे हम 11th में मैथ से लेते हैं, तो फिजिक्स का यदि हमें बेसिक नहीं आता तो वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे नहीं हम ऐसा, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलता है ये? ठीक है, सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें हम। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ, आप ऐसे कैसे छाप लेना। ठीक है, और इसको याद भी रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे ऐसे बिल्कुल छाप लेना है, जैसा लिखा है लाइन टू लाइन। तो यहाँ बोला क्या है? दी फोर्स ऑफ attraction between two objects in the universe is directly proportional to masses of the object and inversely proportional to the distance between them। ठीक, अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली तो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा है कि डायरेक्टली क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है। डायरेक्टली मतलब क्या? जैसे एक चीज इंक्रीज करे तो दूसरी भी इंक्रीज करे। इनवर्सली क्या मतलब? एक चीज डिक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज क्या हो? इंक्रीज हो। ठीक है, एक चीज इंक्रीज हो जाए तो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए तो इनवर्सली होता है। सिंपल। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? यदि हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको दो ऑब्जेक्ट लेना है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास हमने ले लिया कैपिटल है। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, उसका मास ले लिया हमने स्मॉल है। ठीक है, और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और मैंने बोला है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब हम इसका मेजरमेंट कहां से करते हैं? सेंटर से करते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर हमने ये लिया है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या ले लिया? d। और डिस्टेंस हमेशा कहां से निकालेंगे? सेंटर टू सेंटर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है? मासेस ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जो मासेस है उनके, तो मास क्या है? इसका m और इसका भी m, लेकिन इसका कैपिटल m है, उसका स्मॉल m माना हमने। तो यहाँ पर कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखें, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर ऑफ दी स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1/d का होल स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं हम? यहां से लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं? f इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर।
ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तब हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है, मतलब कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या कांस्टेंट लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू जी, हमने कौन सा कांस्टेंट लिया, g कांस्टेंट लिया, और इसको लिख दिया m कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो यदि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी हमें दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और डिस्टेंस जो दी होगी उन दोनों के बीच में उसके क्या कर देंगे, स्क्वायर। इस g को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और g की वैल्यू क्या रहती है, g की वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे निकाला है ये भी हम निकाल लेंगे, ये कोई याद रखना, बस वैल्यू आपको याद रखना है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको बहुत सारे टाइम दी रहती है, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको लिख लेना है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा कैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको ये पूरा छाप देना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है, इसको छाप देना है, ऐसा कैसे। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसको हम आगे थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं। तो हमने g बराबर फाइंड किया, सॉरी f बराबर हमने क्या फाइंड किया, g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर यदि हमें g की ऐसा यूनिट निकालनी है, ठीक है, यूनिट निकालनी है कि g को हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, g इक्वल टू, इसको देखिए मैं इस साइड मूव करता हूँ, f, अब इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, f d स्क्वायर इक्वल टू g कैपिटल M इंटू स्मॉल m, चेंज कर लेते हैं, मैं इसको रिवर्स लिख लेता हूँ, g कैपिटल M स्मॉल m इक्वल टू f d स्क्वायर, ठीक है, और चेंज कर लेते हैं हम इसको, तो g इक्वल टू f d स्क्वायर डिवाइडेड बाय a कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से मुझे g की यूनिट निकालनी है कि g की यूनिट क्या होगी, तो देखिए फोर्स को हम किस में लेते हैं, न्यूटन में, ठीक है, d को हम किस में लेते हैं, मीटर में, और d मतलब क्या, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं, तो मीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो m मीटर का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय m मतलब क्या, मास को हम किस में लेते हैं, केजी में। अब मास छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हम किस में लेते हैं, केजी में, तो यहाँ पर केजी इंटू केजी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर इसको और नए फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट है, ऐसा भी लिख सकते हो, n m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k का स्क्वायर, ये किसकी यूनिट हो गई, g की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो क्या है 6.673, और इसको लिख लेंगे, सॉरी इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ये किसकी यूनिट होगी, जी की। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और देख ले, यहाँ पर हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख सकते हैं m1 इंटू m2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और मास इज इनवर्सली, सॉरी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से हम दो चीजें समझ सकते हैं कि यदि बॉडी का मास ज्यादा होगा,
डायरेक्टली का मतलब क्या है कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब यदि बॉडी का मास इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। दूसरी चीज इनवर्सली का मतलब क्या, कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। मतलब यदि दो बॉडी के बीच में, एक बॉडी यहाँ पर है एक बॉडी यहाँ पर है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी। यदि मैं और ले लूं, एक बॉडी यहाँ पर ले लूं एक बॉडी यहाँ पर ले लूं और इनके बीच में डिस्टेंस कर दूं मैं 2d, तो डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, डबल। तो मतलब जब मेरी डिस्टेंस डी थी तो फोर्स कुछ होगा, लेकिन डिस्टेंस मैंने बढ़ा दी, डिस्टेंस कितनी कर दी, 2d, डबल कर दी, तो फोर्स क्या होगा। तो मैंने बताया कि इनवर्सली मतलब क्या, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यदि हमें फोर्स बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, फोर्स बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास बढ़ाना पड़ेगा और उसका जो डिस्टेंस है वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, पास पास रखना पड़ेगा। यदि ऑब्जेक्ट दूर दूर चले जाएंगे तो उनका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, और किसी फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो इतना हमने सब कुछ सीख लिया। अब इससे जो आपके पेज नंबर मैं बता देता हूं, कुछ पेज नंबर है उसमें आपको क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। बता रहा हूं आपको पेज नंबर, यहां पर पेज नंबर 142, सॉरी 142 नहीं, ये पेज नंबर आपको 134, ठीक है। कितने पेज नंबर, पेज नंबर 134, इस पर जो क्वेश्चन दिए हैं आपके, वो दोनों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पहला दिया गया है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपको बताना है, तो वो हमने पढ़ चुके हैं। फिर राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फार्मूला आपको लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ये हमने पढ़ चुके हैं, ये वो फार्मूला है। बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो ये अर्थ का मास मान लेना, इसको ऑब्जेक्ट का मास मान लेना, तो आपका फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो ये पेज नंबर 134 के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल, स्काई डाइविंग का नाम सुना आपने, स्काई डाइविंग मतलब आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, ऋतिक रोशन की एक मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। उसमें वो कुछ करते हैं, दो तीन मतलब उनके रहते हैं कि वो अलग अलग जाएंगे, तो उसमें एक स्काई डाइविंग रहता है। स्काई डाइविंग मतलब आप ऊपर हेलीकॉप्टर, किसी प्लेन से आप ऊपर जाते हो, फिर वहां से आपको सूट पहनाकर आप नीचे स्काई में डाइव करते हो, ठीक है। डाइव जैसे पानी में आप डाइव करते हैं वैसे स्काई डाइविंग। तो उस कंडीशन को जैसे स्काई डाइव आप करते हो, ठीक है, तो आप कैसे करते हो, बिल्कुल फ्री हो जाते हो, आपके हाथ भी फ्री, पैर भी फ्री, सब पूरा आप मूव करने लगते हो हवा में। कहाँ आने लगते हो, अर्थ की ओर आने लगते हो। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से आपने स्काई डाइव किया, ठीक है, यहाँ से एरोप्लेन में गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम में क्या होता है, जैसे आप फ्री फायर खेलते हो, ठीक है, पबजी खेलते हो, उसमें क्या होता है, एरोप्लेन आता है, यहाँ से आपको छोड़ता है, फिर आप यहाँ पर ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हो उड़ना और फिर लैंड कर जाते हो कहाँ पर, अर्थ पर, ठीक है। तो ये जो गिरने वाली कंडीशन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फॉल हो रहे हैं हम, लेकिन कैसे है, फ्री है, कोई फोर्स नहीं है ऐसा हमें लगता है, लेकिन वहां कुछ ना कुछ फोर्स होता है, ठीक है। वो लगता है आपको कि नहीं है, लेकिन वहां पर, तो इस कंडीशन को जैसे आप नीचे आते हो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल है, गेम आप खेलते हो तब आपको देखने को मिल जाएगा। एक गेम जो होता है स्काई डाइव उसको बोलते हैं, उसमें भी होता है, ठीक है। बहुत सारी मूवी में हम देखते हैं कि पैराशूट यूज करते हैं, कि पैराशूट ऊपर से खोल देते हैं फिर नीचे की ओर आते हैं, तो वो भी क्या है, फ्री फॉल वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है वो, फ्री फॉल वाली। अब ये जो कंडीशन है ये होती क्यों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंडीशन होती क्यों। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि अर्थ का क्या है, कि एक इंफीरियर है, मतलब अर्थ का एक वातावरण है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक सरफेस है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी चीज आ जाती है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक है वो, ठीक है। मैंने क्या बोला था अभी
कि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अभी हमने पढ़ा था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि जो अर्थ के पास है उनका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है उन पर, और जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता जाता है। लेकिन अपन बहुत दूर पहुंच गए एक लॉन्ग डिस्टेंस पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर पहुंच गए, तो वहां पर अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अर्थ की ग्रेविटी वहां पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब वहां से ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन यदि उस ग्रेविटी में आ जाए, अर्थ की एक एटमॉस्फेयर में आ जाए, तो अर्थ उस चीज को क्या कर लेती, अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे आपने सुना होगा कि एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड मतलब ऐसे स्टोन जो कहां से आते हैं, स्पेस से आते हैं, कहां पर आते हैं, अर्थ में, उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड यदि हमारे अर्थ में आते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, एक स्टार जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, उनमें क्या लग जाती है, ये मतलब आग लग जाती है, तो वो स्टार जैसे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो बाहर मूव करते हैं, लेकिन वो किसी वजह से अर्थ की कहां आ जाते हैं, ग्रेविटी में। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ग्रेविटी में आ जाते हैं, तो अर्थ उनको क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये जो फ्री फॉल की कंडीशन, जो फ्री फॉल की कंडीशन है वो किस वजह से होती है, अर्थ की वजह से होती है, और अर्थ उन पर क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ग्रेविटी के लिए आपको क्या क्या चीजें, मतलब कोई भी हम ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले यदि फ्री फॉल हो रहा है तो सबसे पहले होगा डायरेक्शन। क्या होगा, डायरेक्शन, क्योंकि इनका डायरेक्शन फिक्स रहता है। जैसे यहां पर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यहां से ऊपर फेंका, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे एक डायरेक्शन में आएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, एक डायरेक्शन में। ऐसे ही आप भी मूव करोगे तो एक डायरेक्शन में मूव करोगे। यहाँ पर स्टोन भी, ये एस्टेरॉइड भी आएगा तो एक डायरेक्शन में आएगा। मतलब सबसे पहली कंडीशन उसमें क्या होगा, डायरेक्शन। दूसरा वेलोसिटी, उसमें क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। मतलब यहां पर जब होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। फिर ये यहां पर आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर यहां पर आ गया तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। जितने अर्थ के पास रहेगा उतना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमने पढ़ा है फोर्स किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर। ठीक है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे ही हम देखते हैं कि यहां पर उसकी देखो, ऐसा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि मान लो यहां पर ये अर्थ है, ठीक है, आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, ऐसे फेंक दिया आपने ऊपर, ठीक है, इसको फेंक दिया। अब फेंका तो क्या हुआ, ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है एक बार। ठीक है, रेस्ट में आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर नीचे आने लगता है, फिर नीचे आने लगता है। मतलब अब क्या हुआ, ये रेस्ट में आया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये हमने मोशन में जब क्वेश्चन किए थे ना, तो हमने बहुत बार माना था मोशन में कि कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर वो रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आने लगता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और जब वो अर्थ से नहीं टकराए, ठीक है, जब उसका कोलाइड नहीं हो, वो अर्थ से कोलाइड नहीं हो, उससे जस्ट पहले, ठीक है, जब वो कोलाइड नहीं हो उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें आगे आपको बहुत कम में आने वाली है, लेकिन मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि अर्थ उसको बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि पहला तो उसमें डायरेक्शन रहता है, दूसरा क्या, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे अर्थ के पास आएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज में लिख नहीं रहा हूं, एरो बना रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, अब पहले वेलोसिटी जीरो थी, मतलब यहां कहीं पर उसकी वेलोसिटी कम थी, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, ठीक है, मैक्सिमम हो गई। मतलब वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पर, मान लो आपने यहां से फेंका तो इसको टाइम लगा होगा 1 मिनट, ठीक है, फिर यहां से यहां आने में उसको फिर से टाइम लगेगा 1 मिनट का, मान लो। ठीक है, टाइम के साथ हो रहा है ना। जैसे मैंने यहां से इसको फेंका,
सिंपल सी बात, ऐसे फेंक दिया मैंने। तो पहले ये यहां से यहां गया, कुछ टाइम लगा, फिर यहां से यहां पर आने में इसको कुछ टाइम लगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन किसके साथ, टाइम के साथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। ये हमने बहुत पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को, ठीक है, इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं, लाइन वाइज लाइन चल रहे हैं। पहले हमें डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन मिलने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है लेकिन फिर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, मतलब वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज। लेकिन चेंज कैसे आ रहा है, टाइम के साथ। तो वेलोसिटी यदि टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी है उसके कारण एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। किसके कारण चेंज हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जी से डिनोट करते हैं। अब एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हमने बहुत बार पढ़ी, क्या होती है एसआई यूनिट, ए को हमने जी लिख दिया, एक्सेलरेशन को हमने जी से डिनोट कर दिया, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की भी यही रहती है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अर्थ है, अर्थ का क्या है, एक ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो अर्थ उसको क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। और अट्रैक्ट कर लेती है तो जिस ग्रेविटी से वो अट्रैक्ट करती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर अर्थ की ग्रेविटी। सिंपल, डिनोट किससे करते हैं, जी से करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब इसको हम डिराइव करके देखेंगे कि ये ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब देखिए हमने जी पढ़ा, तो फ्री फॉल में हमें क्या चाहिए, जी। जी की एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है, क्या हमने निकाली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है कि अर्थ जो है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कितने एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है चीजों को, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या फिर मोशन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, F इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमने क्या माना है अर्थ के लिए, g माना है। अर्थ का एक्सेलरेशन क्या माना है, g, ग्रेविटी हमने माना है तो g माना है, तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहां पर ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर मैं लिख सकता हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, F इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है उसका, दो चीजों का हमें लेना है क्या, तो हम यही ले सकते हैं, ये हमारी अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ, और कोई ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है तो इसका है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m वो लिख लिया मैंने मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको लिख लिया मास ऑफ अर्थ, तो m e। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, वो हमें लिखना है। तो यहां पर अब देखिए मास ऑफ अर्थ क्या है ये हमें पता होना चाहिए, जो होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, अब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ये हम बाद में देख लेंगे। अब यहां पर भी देखिए ये जो मास है ये F इक्वल टू m है, तो ये एक्सेलरेशन किस में हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है ना, ये ग्रेविटी, ये किस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, g से। ठीक है, तो इस मास को हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटी जो है वो किसको अट्रैक्ट कर रही है, इस मास को, और इस किससे, एक्सेलरेशन से, g से, तो g एक्सेलरेशन से कर रही है तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों एफ एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जी, मतलब ये पहला वाला, इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पर ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम, दोनों का सेम है, तो ये हट जाएगा। तो जी बराबर हमने लिख लिया है यहाँ से, जी बराबर क्या लिखा हमने, एम सॉरी जी बराबर ये कैपिटल जी, मतलब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यदि हम इन दोनों के बीच में देखें, ठीक है, तो ये जब पास में आ जाएगा ऑब्जेक्ट तब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तभी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होगी क्योंकि अर्थ की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। ये इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ये है आपकी अर्थ की रेडियस है, ठीक है, करेक्ट, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, करेक्ट है, ठीक है, ये अर्थ की रेडियस होती है। अब यहाँ पर ये अर्थ की रेडियस है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ये क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, जीटी बराबर है, अर्थ बहुत बड़ी है और ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा सा। मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस हम लेंगे तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर आर बराबर हम मान सकते हैं अप्रोक्स टू किसके, डी के, क्योंकि ये डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट, देखिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आपको अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ d बराबर हम r क्यों मान रहे हैं, ये d बराबर हम r क्यों मान रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ मैं। अब देखिए मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये अर्थ की रेडियस हो गई r, ये अर्थ हमने माना है, और ये ऑब्जेक्ट है छोटा सा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमने क्या मानी है, d। अब अर्थ के हिसाब से, ये रेडियस के हिसाब से मान लो ये डिस्टेंस जितनी भी हो, ठीक है, लेकिन ये रेडियस के हिसाब से बहुत कम होगी क्योंकि अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब ऐसा लिखोगे आप 6 4 1 2 3 4 5 इतनी चीजें, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक, इतनी सी, ठीक है, जरा सी, ये बहुत कम है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो हम क्या इतनी सी जोड़ेंगे, मान लो यहाँ पर कुछ जोड़ भी ले हम, तो इतने बड़े नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, ये डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, r, क्या मान लेते हैं हम, r ही मान लेते हैं, ठीक है, r मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये d को हम r मान लेंगे तो हम लिख सकते हैं g इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ठीक। दूसरी बात ये है कि सर हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर ले, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि सर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं लूं, बहुत दूर लूं। तो मैंने बोला है कि जब आप बहुत दूर चले जाते हो तो ग्रेविटी लगती ही नहीं, मैंने बोला है ना, क्योंकि जितने पास रहोगे उतना फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा, ग्रेविटी उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो हम बिल्कुल ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के कहां है, बिल्कुल पास में, यहाँ पर ऐसे ऐसे बिल्कुल। अब देखो, अब तो क्या है, रेडियस के बराबर ही हो जाएगा, वो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी, वो तो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर d इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, r मान लेंगे, ठीक। अब इतना हो गया, अब इसकी वैल्यू पुट करना है, आंसर लेकर आना है। तो g इक्वल टू कैपिटल G की हमें क्या पता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, ये सब आप लिख लेना, ठीक है, इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है, इतना है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये क्या है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप पूरे को सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर कर देख लेना। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है g इक्वल टू 9.8, और g को हम किस में लेते हैं, g इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, g इक्वल टू आ जाएगा आपका 9.8
8 और g को किस में लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने क्या माना है एक्सेलरेशन। तो g की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 9.8 मीटर पर सेकंड। तो g को या तो हम 9.8 ले लेते हैं या फिर कभी कभी क्या ले लेते हैं 10। ठीक है, आगे हम न्यूमेरिकल में करेंगे इसको। तो आपको सिंपल यही याद रखना है कि g की वैल्यू क्या होती है, g क्या है अर्थ की ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके कारण अर्थ के कारण, और उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। ये आपको पूरा नोट डाउन करना है, क्योंकि यदि आपसे पूछा गया कि फ्री फॉर्म में डेरिवेशन करके बताओ या फिर g की वैल्यू निकालो आप, तो ये सब आपको ड्राइव करना पड़ेगा। कहां से लगाकर, यहां से लगाकर यहां तक, बस इतना ही। ठीक है, बाकी कुछ ड्राइव नहीं करना है आपको, यहां से लगाकर यहां तक बस इतना ही ड्राइव आपको करना है। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट हमारा बचा है इसमें ग्रेविटी में कि ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको ग्रेविटी के अंदर हम फॉल कराएं। मतलब कैसा कि मान लो एक स्टोन ले हम और एक पेपर ले लें, और ये कहां पर हम कर रहे हैं अर्थ पर, और ऐसे ही हम स्पेस में चले जाएं बाहर। ठीक है, स्पेस में चले जाएं और वहां पर एक स्टोन ले लें और एक पेपर ले लें और कुछ हाइट से हम फॉल करें। ठीक है, मान लो यहाँ पर, तब क्या कंडीशन बनती है, तब क्या होगा कि दोनों एक साथ आएंगे या दोनों अलग अलग टाइम पर आएंगे, क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। तो ये आपको पता करना है कि यदि स्पेस में हम कुछ हाइट से स्टोन और पेपर को फेंके तो वो नीचे तक कितनी देर में आएंगे, या एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग टाइम पर आएंगे, और अर्थ पर फेंके हम तो एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, तो ये आपको पता करना है, फिर कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको वीडियो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक आ सके। धन्यवाद।